हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज विशेष रूप से मैं आईएससी स्पेसिमेन पेपर सेक्शन बी को आज सॉल्व करूंगा। ध्यान देने की बात है, बहुत से बच्चों के मन में ये भावना है कि किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखें, तो आज उसका पैटर्न भी मैं पेश कर रहा हूँ। ध्यान दें, और सेक्शन बी के पूरे तौर तरीके को पेश कर रहा हूँ। ध्यान दें, उसमें यह लिखा हुआ रहेगा जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे सेक्शन बी में, आंसर 3 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन एनी 3 आउट ऑफ द 4 प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। यानी पाठ्यक्रम में निर्धारित 4 पुस्तकों में से किन्हीं 4, ध्यान दें, किन्हीं 3 पुस्तकों के ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस प्रकार से आप लोग 3 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं सेक्शन बी में, यानी हर किताबों में से एक एक प्रश्न करना है। तो अब गद्य संकलन ध्यान दें, इसमें 3 के 1 नंबर जो स्ट्रैक्ट है, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, किससे क्या गलती हो गई थी। इसका एक ए नंबर में प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान दें। और बी नंबर में है, टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा क्यों थी। सी नंबर में, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इस कथन के माध्यम से इन लेखक क्या बताना चाहता है, ध्यान दें। अब तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं बता दूं, किससे क्या गलती हो गई थी। यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से यह गलती हो गई थी कि रेलवे स्टेशन पर टिकट देते समय उन्होंने गलती से 10 की जगह 100 रुपये की नोट दे दिया था, और वे टिकट लेने के बाद पैसा लेना भूल गए और जाकर गाड़ी में बैठ गए, तो ये गलती हो गई थी उनसे। अब बी नंबर में मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा क्यों थी। भाई, जो व्यक्ति ईमानदार होगा तो गरिमा तो होना स्वाभाविक है अपनी ईमानदारी का। टिकट बाबू के, ध्यान दें, टिकट बाबू ने केवल 10 रुपये रख करके बाकी जो 90 रुपये थे वह जा कर के खोज करके कंपार्टमेंट में जा कर के उन्होंने, यानी उस पंडित जी को, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पैसे वापस कर दिए। तो उनके चेहरे पर अपनी ईमानदारी का या नैतिकता का उन्हें गर्व था। जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है ना, तो वाकई उसको आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक संतोष मिलता है। तो वही बात यहाँ पर टिकट बाबू में भी था। सी नंबर में ध्यान दें, कैसे कहूँ कि दुनिया सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दें। यहाँ पर सी नंबर में इस प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बताने का प्रयास किया कि लेखक बहुत बार धोखा खाए हैं और बहुत लोगों ने अनैतिकता, अन्याय का, यानी उसका प्रचार प्रसार किया है। तो वही बात लेखक ने बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि मैं कैसे कहूँ कि समाज में आज भी केवल अनैतिक और भ्रष्ट और चोर लोग ही हैं, अभी भी बहुत से ईमानदार लोग हैं। इन लेखक को बहुत लोगों ने धोखा दिया, बहुत लोगों ने ठगा, लेकिन देखिए यहाँ पर धन्य हम वह, यानी वो टिकट बाबू, यानी उसने ईमानदारी के साथ 90 रुपये वापस कर दिए। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यानी ये बताने का प्रयास किया कि सही बात तो है कि बस यहाँ पर बस वाले ने या टिकट बाबू ने आज जो नैतिकता का, आदर्श का, सच्चाई का जो परिचय दिया, तो इस तरीके से लेखक को ये बात कहनी पड़ी कि मेरे साथ सही करने वाले, न्याय करने वाले भी कुछ लोग हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि समाज में केवल भ्रष्ट लोग ही हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हमारे समाज में बहुत से लोग नैतिक, ईमानदार, चरित्रवान हैं। आगे बच्चों ध्यान दें, अब हम
2 नंबर अथवा वाले में जा रहे हैं। जो स्पेसिमेन का पेपर है 2 नंबर में अथवा वहाँ दिया हुआ है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने, ध्यान दें कि नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। ध्यान दें, ए नंबर यहाँ प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान सुनेंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, उसे भक्तिन नाम किसने दिया। बी नंबर में हम पहुँच रहे हैं। भक्तिन को यह नाम क्या देखकर दिया गया था, वह अपने नाम को क्यों छिपाना चाहती थी। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी। भक्तिन की सेवा धर्मिता के बारे में अपने विचार लिखिए। यानी यहाँ पर 1 नंबर में आप ध्यान देंगे, यहाँ पर भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, यानी उसको लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम से लोग बुलाते थे। लेखक ने उसके स्वभाव के कारण उसका नाम भक्तिन रखा था। चूँकि जब लेखिका महादेवी वर्मा के पास वो गई थी तो उसकी जो कंठी माला देखी और उसके पूजा पाठ के तौर तरीके को देखा, तब लेखिका महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। अब बी नंबर में मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। प्रश्न है, भक्तिन को यह नाम क्या देख कर के दिया गया था। ध्यान दें, भक्तिन को यह नाम यानी उनके स्वभाव, उनके गुण, उसके रहन सहन को देख करके लेखिका महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन को यानी लक्ष्मी का नाम भक्तिन रखा था। यानी वहाँ यह भी बात स्पष्ट थी कि वह जब महादेवी वर्मा के घर पर गई थी तो वहाँ पर वह जब सुबह महादेवी वर्मा जी देखती हैं कंठी माला पहनी हुई थी, पूजा पाठ करती है, नाक दबा करके पूजा करती है, सूर्य भगवान को जल देती है। तो इस तरीके से उसके स्वभाव और गुण को देख करके महादेवी वर्मा जी ने उसको भक्तिन पुकारना ज़्यादा अच्छा समझती हैं। यानी लेखिका को जबकि भक्तिन छुआछूत और धार्मिक संस्कार वाली लगती है, महादेवी वर्मा को यह महसूस हुआ कि वाकई यह धार्मिक स्वभाव की नारी है, इसलिए उसके इस गुण को देख करके महादेवी वर्मा जी उसका सीधा नाम भक्तिन रख देती हैं। अब तीसरे नंबर प्रश्न के उत्तर की ओर मैं अगर जाता हूँ, ध्यान दें आप लोग, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी। भक्तिन की सेवा धर्मिता के बारे में अपने विचार लिखिए। ध्यान दें, भक्तिन सेवक धर्म में यानी प्रभु श्री राम के जो भक्त हनुमान जी थे उनसे स्पर्धा करती थी। लेखिका और भक्तिन के बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है। जैसे प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बीच में सुसंबंध था, यानी हनुमान जी उनके हर कार्य को करने के लिए तैयार थे और कभी भी कार्य के प्रति यानी सेवा के प्रति उनमें इनकार शब्द का भाव नहीं था। इस तरीके से सहर्ष समर्पित थे, अनन्य भक्ति की भावना थी हनुमान जी में। वही भक्ति भावना यहाँ पर लक्ष्मी में अर्थात भक्ति में भी देखी जा सकती है। ध्यान दें, वह लेखिका की सेवा करने के साथ साथ ही उनका ध्यान भी रखती थी। ऐसा कोई सेवक नहीं जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी महादेवी वर्मा के हर भाव को आत्मसात करने के लिए तैयार थी, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आगे ध्यान दें, इस तरह से गद्य संकलन के जो 2 प्रश्न थे समाप्त हुए। अब मैं काव्य मंजरी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। काव्य मंजरी की स्पेसिमेन में अगर आप लोग ध्यान देंगे, जो ISC ने जो दिए हैं उसमें 4 का 1 नंबर ध्यान दें। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे, ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ध्यान दें, यह कविता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हो किस पाठ से लिया गया है। उद्यमी नर से है बच्चों, इसलिए
आप लोग पहले गेस कर लिया करो किस चैप्टर से है, फिर इसके बाद में आप उसके प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए इसमें। ईश्वर ने आवरण के नीचे क्या क्या छिपा रखा है, कोई 2 तत्वों के नाम लिखिए, कौन उन तत्वों का सुख भोग सकता है और कैसे। 3 नंबर में यानी सी नंबर में आप भाग्य और कर्म इन दोनों में से किसे प्रबल मानते हैं और क्यों, कविता के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तब मैं 4 का 1 नंबर का व्याख्या कर रहा हूँ बच्चों। अब इस प्रकार से आप ध्यान सुनेंगे और ध्यान समझेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है बच्चों, ध्यान दें। काव्य मंजरी, प्रकृति ने अपने परत के नीचे कई प्रकार के, ध्यान दें, तमाम प्रकार के खजाने और धन धान्य को छिपा रखे हैं। यानी मनुष्य इन सारे संपदा को अपने बाहुबल से प्राप्त कर सकता है। यानी प्रकृति अपने आवरण के नीचे तमाम तत्वों को छिपा कर, जैसे मैग्नीज यानी अभ्रक जिसे हम कहते हैं, कोयला कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, सोना है, तमाम चीज़ों को यह प्रकृति छिपा कर रखी है। अब उसमें 2 तत्वों के नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो कोई भी 2 तत्व लिख देंगे, मैग्नीज, सोना, कोयला इत्यादि, पेट्रोलियम, कुछ भी लिख देंगे आप लोग उसमें। अब मैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आगे आ रहा हूँ, ध्यान दें। कौन उन तत्वों का भोग प्राप्त कर सकता है और कैसे, ध्यान दो। जो लोग कर्मवीर लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, ऐसे लोग ही यानी अपने परिश्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, यानी उद्यमी जो लोग हैं, जो लोग कर्मवीर हैं, ऐसे लोग अपने कर्म के बल पर, अपने उद्यम के बल पर सारे भोग को प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया ना, यानी यह पृथ्वी जो है वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों के लिए बनी है, कायरों के लिए नहीं। जो लोग केवल भाग्य के नाम पर रोते रहेंगे, उनके लिए पृथ्वी नहीं है, उनके लिए कोई सफलता नहीं है। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, आप वीर बनो, आप सारे भोग को प्राप्त कर सकते हो। जो कर्मवीर हैं, उद्यमी हैं, सारे लोग अपने परिश्रम के द्वारा सारे सुखों को भोग कर सकते हैं। अब सी नंबर में आप भाग्य और कर्म इन दोनों में से किसे प्रबल मानते हैं और क्यों, कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम देखें भाग्य और कर्म में, बराबर मैं इस बात पर जोर देता हूँ आप लोग क्लास करते समय बच्चों, कि भाग्य और कर्म में कर्म प्रबल है। क्योंकि कर्म जो है वो आपके भाग्य, यानी जिसको भाग्य तो कुछ होता नहीं वैसे, यानी आपको फल देने वाला होता है। भगवान कृष्ण ने भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु मां कर्म फले हेतु भर्मते संगोस्तु कर्मणि। यानी कर्म ही जीवन का आधार है, फल देने वाला मूल आधार कर्म है, और कर्म ही जिसको आप भाग्य भी कहते हो, कर्म के द्वारा ही वह प्राप्त होता है। लेकिन इसलिए यहाँ पर तो इस कविता में भाग्य को नकारा गया है। कायर लोग, अन्यायी लोग, शोषण करने वाले लोग, ऐसे लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, और जिसमें पुरुषत्व होता है, जो परिश्रमी होते हैं, ऐसे लोग कर्म की प्रधानता को मानते हैं। कवि ने भी, हमारे जो कवि हैं विशेष रूप से रामधारी सिंह दिनकर महोदय जी भी, वे कर्म में विश्वास करते हैं। तभी तो वे लिखते हैं, कर्म भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया, मिट्टी के अणु अणु में निज कर्तव्य समाया। यानी कर्म ही जीवन का आधार है। इस कविता में भी इसी बात पर जोर दिया गया है, इसी बात को महत्वपूर्ण आधार बताया गया है कि जीवन में कर्म ही जीवन का आधार है, और हमें कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य नकारात्मक विचारों का प्रतीक है, और जो पूंजीपति लोग हैं, जब गरीबों का शोषण करते हैं, तो ऐसे लोग भाग्य का सहारा लेकर के शोषण करते हैं। अब इस तरह से बच्चों, अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, अथवा की ओर, यानी दूसरे नंबर पार्ट। ध्यान दो। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 फुट ऊंचाई पर अड़खनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ध्यान दें, उक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? बहुत सहज और सरल प्रश्न है। उक्त कविता जो है वह
बादल को घिरते देखा है कविता से ली गई है, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। कविता और कवि का नाम लिखिए, यहाँ पर दिया है। कविता और कवि का नाम मैं स्पष्ट कर दिया हूँ। अगर कवि का नाम लिखने के लिए आता है तो आप लोग इसका पूरा उत्तर लिखिए। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी इस कविता के कवि हैं, ध्यान दें। अब मैं बी नंबर पार्ट में आ रहा हूँ, ध्यान दो। कस्तूरी मृग किस लिए अपने पर चिढ़ते हैं, समझा कर लिखिए। कस्तूरी मृग किस पर चिढ़ते हैं, इसको ध्यान दे पहले। कस्तूरी मृग ये हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और एक विशेष प्रकार के मृग होते हैं। इनके नाभि में जो है एक विशेष तरल पदार्थ होता है और उस तरल पदार्थ बड़ा सुगंधित होता है। कस्तूरी मृग के नाभि में जब कस्तूरी पदार्थ होता है वो बड़ा सुगंधशील होता है। उसको पाने के लिए वह कस्तूरी मृग बेचैन रहता है। उस पहाड़ी अंचल में कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर, यानी हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में दौड़ता है, कूदता है, पाने के लिए व्यग्र रहता है। और जब कहीं जाता है देखता है वह फिर वही सुगंध आ रही है और वह वस्तु वहाँ दिखाई नहीं देती है, तब उसको चिढ़ होती है कि क्या बात है कि वह वस्तु यहीं कहीं है, वह कस्तूरी पदार्थ, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए वो बार बार अपने आप पर चिढ़ता है। ध्यान दें। सी नंबर में कवि ने कविता में बादलों को घिरने के परिप्रेक्ष्य में अन्य किन दृश्यों का वर्णन किया है। किसी एक दृश्य को अपने शब्दों में लिखिए। ध्यान दें। कवि ने कविता में बादलों के घिरने के परिप्रेक्ष्य में कई प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा मनमोहक चित्रण वर्णन किया है। एक तो जो वहाँ पर वहाँ की घाटियाँ हैं बड़ी खूबसूरत हैं, और जो वहाँ की चोटियाँ हैं उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह किस प्रकार से सोने के वर्ण की तरह, सोने की रंग की तरह वह घाटियाँ वह जो चोटियाँ हैं दिखलाई पड़ती हैं। वहाँ पर मानसरोवर झील है, उसमें सोने के कमल खिले हुए हैं और तमाम झील हैं। तो तमाम इस प्रकार के सौंदर्यता का वर्णन है। और उसमें वहाँ पर हंस तैरते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो पक्षी हैं वह चातक और चातकी पक्षी वह मानसरोवर के तट पर भी मिलते हैं। उनके प्रेम कथा का भी वर्णन है। और कालिदास जी के जो मेघ का वर्णन है कि वहाँ पर कालिदास का जो मेघ है, मतलब किस प्रकार से उसका जो अलकापुरी वहाँ के जो बादल जो बरस गया है, तो वही बात करते हैं कालिदास का मेघ वह काल्पनिक था। कालिदास कभी काल्पनिक थे और वह बादल यहाँ पर बरस गया है। तो कवि ने एक प्रकार से यहाँ पर कालिदास की कविता का भी मूल्यांकन करते हैं और वहाँ के जो किन्नर किन्नरी हैं उनके सौंदर्यता का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर मैं एक विशेष अंश का वर्णन थोड़ा विस्तार से भी कर दूँ। ध्यान दें। चातक और चातकी पक्षी, ध्यान सुने आप लोग। चातक और चातकी पक्षी जो हैं वे दोनों भोजन की तलाश में, अपने चारे की तलाश में बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है वे दोनों पक्षी चातक चातकी से मिलने के लिए घोंसले में वापस आना चाहता है और चातकी चातक से, चातक चातकी से, लेकिन दोनों मिल नहीं पाते हैं क्योंकि वो श्रापग्रस्त हैं चिरकाल से। वे दोनों पक्षी रात जैसे होने लगती है दोनों वापस आने का मार्ग भूल जाते हैं और मिल नहीं पाते हैं। मिलने की व्यग्रता बनी रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सुबह होने पर उसी महान सरोवर के तीरे, यानी वह जो काई है, जो शैवाल रूपी काई है, उसी तट पर मानो हरी दरी पर दोनों चातक और चातकी प्रणय कलह करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। जैसे मानो उन दोनों पक्षियों का प्रेम रूपी झगड़ा वहाँ पर दिखलाया जा रहा हो। कवि ने बड़ा मार्मिक चित्रण यहाँ पर पेश किया है चातक चातकी के प्रेम वर्णन का। नेक्स्ट ध्यान दें। अब मैं सारा आकाश में प्रवेश कर चुका हूँ इस समय, ध्यान दो। अरे यार, पास हो तो जाएं पहले, फिर कुछ सोचें। अगर कहीं फेल हो गए तो
1 साल की पिसाई और हो जाएगी। रोज़ मंदिर में दर्शन करके जाना और दुनिया भर के शगुन बेकार चला जाएगा। तुम तो फर्स्ट डिवीज़न ला रहे हो, तुम्हें चिंता क्या है? मुसीबत तो हमारी है। उक्त कथन के वक्ता और श्रोता कौन हैं? उक्त कथन के वक्ता, ध्यान दें, यहाँ पर उक्त कथन का वक्ता सहायक पात्र दिवाकर है, जो कि ध्यान दें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पात्र है उपन्यास का नायक समर उसका परम मित्र है। यानी श्रोता कौन है? स्वयं, यानी आप ये समझ सकते हो दिवाकर का परम मित्र समर है, जो कि इस उपन्यास का नायक है। 2 नंबर में बी नंबर प्रश्न जो है, 1 साल की पिसाई से यहाँ का क्या तात्पर्य है? 1 साल की पिसाई से तात्पर्य यहाँ पर यह है, अगर इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा में दिवाकर फेल हो गया तो फिर ऐसे 1 साल पढ़ना पड़ेगा, वही रात दिन मेहनत करना, और फिर पता नहीं परिणाम क्या होगा। इस बार तो समर उसके साथ था, एक होनहार प्रतिभाशाली छात्र उसको सही एडवाइस भी देता है, इसलिए वह सोच रहा है कि कहीं अगर वो फेल हो गया तो फिर से 1 साल की वो फीस वगैरह बर्बाद होगा और मेहनत भी बेकार होगा और फिर से एक अलग मेहनत करना पड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर के वो परेशान है, इसी को बोला गया है कि 1 साल की पिसाई और करनी पड़ेगी। और इसके अलावा ध्यान दें, इन शब्दों का प्रयोग किन संदर्भ में किया गया है? इन शब्दों का प्रयोग उस संदर्भ में किया गया है कि जब दिवाकर से मिलने के लिए समर पहुंचता है और दोनों रिजल्ट निकलने के परिप्रेक्ष्य में दोनों बातें करते हैं, तब उस समय दिवाकर कहता है, अरे यार तुम तो पढ़ने बहुत होनहार हो, विद्वान हो, तुम्हारा क्या भाई, जो पढ़ने में कमज़ोर होता है वो ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही डायलॉग मारता है। अरे यार क्या बताऊं, तुम कहीं पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी फिर वह गई भैंस पानी में। वही बात दिवाकर भी पेश करता है कि अरे यार तू तो पास हो जाएगा, तुम तो पढ़ने में होनहार है, लेकिन हम तो पढ़ने में एकदम ख़राब नहीं है, मतलब पढ़ने में मीडियम में है। तो उस ज़माने में मीडियम बच्चे भी फेल हो जाते थे, यानी आजकल तो भाई बात दूसरी है, आजकल शिक्षा दीक्षा में काफ़ी सुधार हो गया है। ध्यान दो, इसकी बात नहीं करेंगे हम आगे, ध्यान दो बच्चों आगे। तो इस प्रकार से सी नंबर में हम प्रवेश कर गए। परीक्षा में पास होने के लिए किए जाने वाले आडंबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? यानी यहाँ पर परीक्षा में पास होने वाले जो आडंबर है वहाँ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है विशेष रूप से कि परीक्षा में पास होने के लिए, सफल होने के लिए बहुत लोग तमाम प्रकार का कार्य करते हैं। भाई दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती वगैरह मंदिर में बढ़ जाती है। वही बात यहाँ पर भी जो दिवाकर है, दिवाकर भी इसी आडंबर को मानता है, पूजा पाठ मन बढ़ा दिया है। भाई बहुत लोग कहते हैं ना, पास हो जाएंगे तो फला मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। वही बात यहाँ पर भी है। दिवाकर जो है वह तमाम प्रकार के वह आडंबर को मान लिया है कि वो भी पूजा पाठ करेगा, मंदिरों में जाएगा और वहाँ दर्शन करेगा। इस तमाम चीज़ों को लेखक ने बताने का प्रयास किया है। आगे ध्यान दें, अब मैं अथवा वाले में आ चुका हूँ। उस समय जो 2 नंबर पार्ट है बच्चों है सारा कास का, उसमें उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 नंबर में, बड़ी देर लगा देते हो समर, आखिर बहू खाने को भी तो बैठी रहती है, खाना वाना खाकर घूमने निकल जाया करो न, फिर ठंडा खाना शरीर को अच्छा भी तो नहीं है। ध्यान दें, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं ABC, और 1 नंबर के लिए क्या प्रश्न है, यहाँ बहु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसके प्रति वक्ता का व्यवहार पहले कैसा था। B नंबर में वक्ता के इस वात्सल्य का क्या कारण था, समझा कर लिखिए। C नंबर में ठंडा खाना शरीर को लगता भी तो नहीं है, पंक्ति में वक्ता का क्या आशय है। आपके अनुसार वक्ता के इस कथन के पीछे उसका कौन सा मनोभाव छिपा है, समझा कर लिखिए। यहाँ पर 1 नंबर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दे, यह कथन ध्यान दीजिए, यहाँ बहु शब्द का प्रयोग
यहाँ बहु शब्द का प्रयोग ध्यान दें प्रभा के लिए किया गया है, क्योंकि बहू के रूप में यहाँ पर पूरे उपन्यास में 2 बहुएं हैं, लेकिन यहाँ छोटी बहू प्रभा के लिए इस शब्द का प्रयोग आया हुआ है। ध्यान दें। उसके प्रति वक्ता का व्यवहार पहले अच्छा नहीं था, निर्दयता पूर्वक था, कठोरता पूर्वक था, लेकिन अब इसमें बदलाव आया है। बी नंबर में यहाँ पर जो प्रश्न था विशेष रूप से वक्ता के इस वात्सल्य का क्या कारण था, समझा कर लिखिए। यहाँ पर वक्ता के इस वात्सल्य का कारण यह है कि रिश्तों के मध्य प्रेम का संचार करना है, यानी वह चाहता है कि रिश्ते अच्छे हों, यानी पुत्र समय पर आए, खाना खाए, सब लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलें, बात करें। वक्ता चाहता है कि आपस में प्रेम बना रहे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम और श्रद्धा से बात करें। ध्यान दें। एक और भी कारण है वात्सल्य में बदलाव आने का कारण भी है कि लड़का बड़ा हो गया है। अब भाई जब लड़के बड़े हो जाते हैं, पहले के ज़माने में इंटरमीडिएट पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात थी, इंटरमीडिएट पढ़ाई कर लेना बहुत बड़ी बात थी। तो लोग उम्मीद करने लगते थे अब ये कमाएगा तो कमा कर कुछ लाएगा, तब ऐसे बच्चों से भी लोग विनम्रता से बात करते थे, प्यार से बात करते थे, यह भी एक कारण है। और ध्यान दें, तीसरे नंबर में यहाँ पर है प्रश्न के रूप में कि ठंडा खाना शरीर को लगता भी तो नहीं है। पंक्ति में वक्ता का क्या आशय है? आपके अनुसार वक्ता के इस कथन के पीछे उनका कौन सा मनोभाव छिपा है, उस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। ध्यान दें, इस पंक्ति में वक्ता का आशय सेहत का ध्यान रखने को है। वक्ता चाहता है कि इस बहाने से रिश्तों में नज़दीकी भी बनी रहे, आपस में मनमुटाव कम हो, लोग प्रेम पूर्वक बातें करें। और इस कहानी के अनुसार सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसको भी लेखक ने उल्लेख किया है कि समाज में नारी समर्थ हो, नारी के प्रति सम्मान की भावना हो, और लोग एक दूसरे से, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, पति पत्नी हो, सारे संबंधों में एक प्रेम की प्रगाढ़ता हो, लोग मिलजुल कर रहें आपस में। इन तमाम चीज़ों को भी लेखक ने बताने का प्रयास किया है। और चूँकि वहाँ पर यह सबसे बड़ा कारण है कि लड़के बड़े हो जाते हैं, तो या चाहे बच्चियाँ बड़ी हो जाएं, तो उनसे प्रेम पूर्वक ही बातें करना चाहिए और प्रेम का वातावरण ही परिवार में रखना चाहिए। ध्यान दें, अब मैं आषाढ़ का एक दिन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 1 नंबर। ध्यान दें, यहाँ पर इस रूप में हम देखेंगे, आपके कारण मैं थकूँगा, मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर के से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूँगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। मातुल किससे अपने न थकने की बात कह रहा है, इससे उसके किस भाव का पता चलता है। बी नंबर में वह इस वक्त कहाँ आया है और क्यों। सी नंबर में उपयुक्त कथन के आधार पर मातुल की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए। इस प्रकार से अब ए नंबर में हम प्रश्न को देखेंगे। मातुल प्रियंगुमंजरी से अपने थकने की बात कह रहा है। मातुल अपने को बहादुर बताता है कि वह बहुत वीर है, बहादुरी का भाव स्पष्ट कर रहा है। अब बी नंबर के उत्तर में अगर हम देखेंगे तो वह इस समय मल्लिका के पास आया हुआ है, मल्लिका के पास आकर के बातें पेश कर रहा है। वह प्रियंगुमंजरी को प्रभावित करने का प्रयास भी कर रहा है। सी नंबर में अगर हम जाएंगे, ध्यान दें, सी नंबर में जो प्रश्न है, उपयुक्त कथन के आधार पर मातुल कोई चारित्रिक विशेषता, 4 चारित्रिक विशेषताएँ बताइए। मातुल एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है, इसके साथ साथ मातुल एक चाटुकार व्यक्ति भी है। वह अपने स्वार्थ व कल्याण के लिए किसी को की भी चाटुकारी कर सकता है। मातुल प्रियंगुमंजरी के समक्ष अपने व्यवसाय की प्रशंसा करने में भी नहीं चूकता है। वह शेखी बखारता है, कहता है कि मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम है तो वह है पशुपालन का। मातुल भले ही एक साधारण गंवार हो, अनपढ़ है, लेकिन सरल ग्रामीण है, परंतु उसमें मान सम्मान की इच्छा उच्च स्तर पर
व्यक्त की गई है। इस प्रकार से मातुल को एक ग्रामीण और एक सुलझा हुआ नागरिक के रूप में वर्णन किया गया है। अब बी नंबर अगर हम पार्ट में जाएंगे, जो अथवा है आषाढ़ का एक दिन का दूसरा नंबर पार्ट, ध्यान दें। तुम चाहते हो इस समय मैं वहाँ से चला जाऊँ। मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ कौन किसके घर पर अतिथि है। बी नंबर में कौन किसे कहाँ चले जाने को कह रहा है। वह व्यक्ति वहाँ चले जाने को क्यों तैयार हुआ। सी नंबर में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। नाटक के आधार पर अपनी बात को पुष्ट कीजिए। इस प्रकार से अब मैं यहाँ पर तीर का एक नंबर ए नंबर बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ कौन किसके घर पर अतिथि है। यहाँ विलोम कालिदास के पास जाता है, कालिदास मल्लिका के घर अतिथि हैं। यानी अगर प्रश्न पूछा जाएगा कौन किसके घर पर अतिथि है, कालिदास मल्लिका के घर पर अतिथि हैं। बी नंबर में प्रश्न है कौन किसे कहाँ चले जाने को कह रहा है। कालिदास विलोम से चले जाने के लिए कह रहे हैं। अतिथि के सम्मान तथा अपने स्वाभिमान के कारण वह वहाँ से चला जाता है। सी नंबर में यहाँ पर प्रश्न किया गया क्या आप इस बात से सहमत हैं अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। हाँ, मैं इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, उसके मान सम्मान का ख्याल रखना यह परम कर्तव्य होता है। तो नाटक में विलोम मल्लिका से कहता है कि आतिथ्य में कोई कमी न रहे, यह उस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। ध्यान दें, वह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है क्योंकि वह कालिदास की प्रेम क्या थी, मल्लिका। इस तरह से वो अपने विचारों को स्पष्ट करता है कि उसके आतिथ्य में कमी न रहे, एक व्यंग्यात्मक भाव में यानी उत्तर का भाव पेश करता है। अब मैं इस तरह से यह जो आपका ISC पहला जो पेपर था, सैम्पल पेपर, मैंने इसको आप लोगों के समक्ष पेश किया और इस तरह से आप लोग इसकी तैयारी में लगे रहें। अब ISC का एग्ज़ामिनेशन दूर नहीं है और कितने स्कूलों में इस समय प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कैसे पैटर्न होंगे, क्या उत्तर लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से मैं आज अपना विचार यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।